द यूनिक पाठशाला। हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। क्या है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम सर ने ये बताया था कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज, दो आपके चार्ज पास आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसको उन्हीं के नाम पे रखा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम सर ने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है ये क्यू और कोई दूसरा चार्ज है क्यू नॉट। ये एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर क्या है, रखे हुए हैं। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। तो उन्होंने बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। खास बात है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए कूलॉम के लिए और दोनों चार्ज कहाँ में होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, आपको पता है दो चार्ज अगर सिमिलर होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर डिसिमिलर होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके ऊपर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये जो आपके चार्ज होते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब हमको नेचर पर, इनके नेचर से हमको कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। साइन का खाली इतना काम है कि ये दिखाना है कि रिपल कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसने बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to product of magnitude of product their charges and inversely proportional to the distance square of distance between them। इन दोनों की जो दूरी है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होता है और ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड। दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आपका निकलेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू नॉट अपॉन का आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर है के, तो के इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन का आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। जहां पर आपका जो के है इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपका फ्री स्पेस या एयर की क्या होती है, परमिटिविटी होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, यह आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट के अलावा जो एक होता है एप्सिलॉन, ये क्या होता है, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसे कहाँ से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अगर दोनों का कभी रेशियो निकाला जाए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कभी रेशियो किया जाए तो वो एक वैल्यू आती है के उसके बराबर होती है, एक वैल्यू होती है के उसके बराबर होती है, जहाँ के को बोला जाता है मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये जो के है, ये जो के आप दिख रहा है, इस के की वैल्यू जो होती है वो 1 to इन्फिनाइट लाई करती है। 1 से कहाँ होती है, इन्फिनाइट। हाँ, एक खास बात रहे ना, एक से छोटा नहीं होगा, एक से छोटा और नहीं होगा, ना तो जीरो होगा ना तो कोई आपकी माइनस की वैल्यू होगी एग्जिस्ट करेगी, एक से बड़ा हरदम रहेगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक, अगर आपका मीडियम एयर है, एयर एंड
वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 और मेटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, ये के की वैल्यू। क्लियर? तो आपको समझ में आया कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप देखोगे दोनों इक्वेशन तो आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q नॉट अपॉन का r स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर k आपका क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसको हम न्यूमेरिक में लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट आपकी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। खाली एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों का अगर रेशियो निकाले तो कांस्टेंट के बराबर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल या मीडियम। अगर आपका के की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लाई करती है। अगर आपका एयर और वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू 1 होगी। अगर आपके मेटल्स होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। हाँ, ये बात दिमाग में रखना कि के की वैल्यू ना तो 0 होती है और ना ही निगेटिव में कोई वैल्यू पॉसिबल होती है, ना तो निगेटिव में कोई वैल्यू पॉसिबल होती। मान लो आपके पास दो चार्ज हैं Q और Q नॉट, इनके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए जिसका कांस्टेंट क्या हो जाए, K। तो हमें पता है ये जो फॉर्मूला आपका होगा F का, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q नॉट अपॉन का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, आपको पता है K की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो इसका ये मतलब है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज के बीच रखने से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। कुल मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इसीलिए नहीं कहलाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसमें जो आपका कांस्टेंट आता है इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते, जबकि ये एकदम उसी तरह काम करता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। लेकिन वहां पर जी की वैल्यू को हम लोग बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये दोनों मीडियम, दोनों चार्जों के बीच जो आपका मीडियम है प्लेस्ड, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? क्योंकि ये अपॉन में आएगा भाई, इसकी वैल्यू माइनस में या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से ज्यादा होगी। और अगर डिवाइड में 1 या 1 से ज्यादा हो, 1 होगा तो आपको पता वैक्यूम होगा तो उसके बीच में कोई मीडियम है नहीं। अगर कोई मीडियम होगा तो 1 से ज्यादा ही होगा उसकी वैल्यू, और अगर 1 से ज्यादा हुई तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। क्लियर? अगर हम कहें कि की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो आपको पता है फोर्स जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नया फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? अब इसका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। मान लो आपके पास कोई दो चार्ज है, यहां से मान लो कोई एक चार्ज यहां पर है Q1, ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। यहां पर कोई एक चार्ज है Q2। ठीक, तो फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन पर लगता है, ये दोनों लाइन को जो मिला रहा है इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये दोनों बीच की दूरी आपको पता है डेल्टा R होगी, जो कि क्या होगा, R2 माइनस का R1 होगा, जो कि क्या होगा, R2 माइनस का R1। देखो अगर दोनों सेम नेचर के हुए तो इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मान लो इसे बोलेंगे F12, और इधर की तरफ जो लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे F21। अगर मान लो इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो मेरा फाइनल पोजीशन ये होगा, इनिशियल ये होगा, तो होगा R2 माइनस का R1। अगर हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इसके कारण इस पर देख रहे हैं, ठीक, तो इसकी वैल्यू आपकी होगी R1 माइनस का R2 डेल्टा, क्योंकि हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल माइनस का इनिशियल।
अगर पहले चार्ज के कारण दूसरे पर फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस लेंगे पहले से दूसरे का, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा r2 माइनस r1 हो जाएगा। अगर दूसरे के कारण पहले पर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारा ये फाइनल होगा, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। तो अगर हम पहले चार्ज के कारण फोर्स देखें, फोर्स फ्रॉम 1 to 2, पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, होल क्यूब बोलते हैं, और यहाँ पर लिख दें R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप। ये अगर दूसरे के कारण पहले पर निकाले तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R12 का होल क्यूब और R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप। ये आपके जो होंगे इन्हीं को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग बोल सकते हैं R12 और इसे बोल सकते हैं R21। तो ये फॉर्मूले रिड्यूस होकर आपके हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R12 का होल क्यूब R12 का एक, क्लियर। और ये वाला फोर्स आपका हो जाएगा रिड्यूस होके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R21 का क्यूब और R21 का कैप। और आपको एक बात पता है कि R12 जो होगा वो बराबर होगा माइनस R21 के। तो इसका ये मतलब हुआ कि F12 जो है वो माइनस है F21। और ये क्या हुआ गया, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। न्यूटन थर्ड लॉ, यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ। इसका ये मतलब है पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा दूसरा चार्ज पहले पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा, मान लो दोनों पॉजिटिव, ये इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा। अगर दोनों एक पॉजिटिव निगेटिव हो तो ये इसको इधर की तरफ लाएगा और ये इसको इधर की तरफ लाएगा। दोनों पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सों का क्या होगा, हरदम इक्वल रहेगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो हरदम कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। हम लोग बात करेंगे, अगला है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन थ्योरम और कूलॉम्स लॉ आ गया तो आप इसमें किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से डील कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। चलो देखते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज बोल दो या सुपरपोजिशन थ्योरम है बोल दो। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, मान लो आपके पास, अभी तक हम लोग दो चार्ज के साथ डील कर रहे थे। मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, मान लो हमारे पास क्या हो, बहुत सारे चार्ज हो। ये हमारे पास Q1 है, मान लो ये हमारे पास क्या है Q1, इधर हमारे पास Q2 है, यहाँ पर हमारे पास Q3 है, मान लो यहाँ पर कहीं हमारे पास Q4 है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या है Q1। ये हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं और इन सारे चार्जों के कारण किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स निकालना पड़ जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जिस पर निकालना है, मान लो हमें Q1 पर निकालना है तो हम लोग इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक। इसके कारण मान लो कोई फोर्स हमारा लग रहा है F12, ठीक। इसके कारण लग रहा है हमारा F1N, इसके कारण हमारे पास लग रहा है F13 और इसके कारण लग रहा है F14। और इन सारे फोर्सों का जो नेट आएगा, नेट फोर्स जो निकालेंगे F नेट ऑन Q1, वो कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस का F13 वेक्टर प्लस का F14 वेक्टर डॉट 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 F1N वेक्टर। इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक चार्ज पर अगर हमें फोर्स निकालना है
किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है किसी दूसरे चार्जों के कारण, तो उसको क्या करो, उनको मिलाओ, उनको क्या करो, उस चार्ज से मिला दो, उनकी बीच की डिस्टेंस लिख लो और उस पर लगाते चले जाओ फोर्स, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के शेप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R12 का होल स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन का R13 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर। जिस चार्ज पर निकालना, देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें सब में क्या है, कॉमन, सबको निकाल लो बाहर, तो बाहर निकलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा Q2 अपॉन का R12 का होल स्क्वायर, Q3 अपॉन का R13 का होल स्क्वायर, डॉट 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 Q1 अपॉन का R1n का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए अच्छे से, क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो ये आपका था सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पता है, आपको कूलॉम्स लॉ पता है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हो। चलिए हम लोग अब कूलॉम के न्यूमेरिकल पर बात करते हैं कुछ। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल पर, कुछ न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं इसका। मान लो आपके पास कोई दो चार्ज है, ये आपका Q है, यहाँ पर कोई एक दूसरा मान लो Q0, क्या है Q0। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि Q और Q0 दो चार्ज हैं, Q और Q0 आपके दो चार्ज हैं, इनके बीच में कोई एक बड़ा Q कहाँ रख दिया जाए, इनके बीच में कोई एक Q, बड़े वाले Q का चार्ज है, इसको कहाँ पर रख दिया जाए कि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम। मान लो हमने यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया Q, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको किस जगह पर रखा जाए, इन दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर रखा जाए कि जहां पर इसका नेट चार्ज का सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको पता है कि मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, आप ले जाके x दूरी पर रख दो, कितने दूरी पर, x दूरी पर, ये वाली बची डिस्टेंस कितनी होगी, r - x। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ, मान लो ये पॉजिटिव नेचर का है और ये पॉजिटिव नेचर का है, ये काहे का है, नेगेटिव, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा और ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, और दोनों का जो फोर्स लग रही है ये रेस्ट पे तभी होगा, इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स का सम कितना होगा, 0। तो देखो इसका निकाल लेते हैं हम लोग, तो इधर वाला पहले निकालते हैं। तो देखो F निकालें Q और Q का, तो वो आपका हो जाएगा, शॉर्टकट में करते हैं, K Q अपॉन का x², और Q0 का निकाले, Q0 का निकाले, तो वो आपका निकलेगा K Q0 अपॉन का R - x का होल स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दो क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो FQ माइनस FQ0 ये दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 0। इसका मतलब है कि FQ जो है वो F0 के क्या होना चाहिए, बराबर। इसकी वैल्यू है KQ अपॉन का x² और इसकी है KQ0 अपॉन का R - x का होल स्क्वायर। K से K गया, Q0 से Q0, Q से Q गया, आप देखोगे तो आ जाएगा Q अपॉन का Q0 इज इक्वल टू x² अपॉन का R - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमारे पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए, मान लो इधर रखा है Q, इधर रखा है Q और इधर भी रखा है Q। तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो ए। तो बताओ ये A है, ये B है, ये C पर नेट फोर्स बताओ, C पर नेट फोर्स ऑन C, नेट फोर्स ऑन C पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो अगर इक्वल नेचर के हैं तो आपको ये बात पता है कि ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा।
ये भी आपको पता है इक्वल नेचर का है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक, आपको पता है इक्वल एट एंगल में ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसको हम लोग F1 मान लें और इसको क्या मान लें, F2 मान लें। तो देखो F1 की वैल्यू भी उतनी निकलेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, F2 की वैल्यू भी इतनी निकलेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है 11th में कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टरों को जोड़ने का ये तरीका। अगर वेक्टर ए देखो, ये देखो इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल है। और थीटा कितना है, 60 डिग्री। रख दो यहाँ पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू का कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। मतलब आर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √3a आ जाएगा। ए का मान हम निकाल ही चुके हैं, आगे √3 लगा दो। इसका मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मान लो ये वाला चार्ज आपका पॉजिटिव होता है और ये चार्ज आपका पॉजिटिव होता है और ये चार्ज आपका कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर इसके बीच में फोर्स लगता है ऐसे नीचे की तरफ, और ये एंगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 60 और ये 60, तो टोटल एंगल आपका कितना हो जाता है 120। और यहाँ 120 रखते, यहाँ पर तो 60 डिग्री था, अगर 120 रखते तो उसकी वैल्यू होती माइनस की 1/2 ना, तो -1/2 करते तो ये वाला 2 ये वाले 2 को कैंसिल कर देता और यहाँ माइनस और माइनस इसको कैंसिल कर देता। तो आर स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर का। मतलब आर कितना आ जाता है, ए। अगर दोनों के बीच का एंगल इतना होता तो आर आपका कितना हो जाता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर को ऐड करना आता है तो एक तरीके से कूलॉम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल बड़े आसान है, सारे न्यूमेरिकल बहुत ही आसान। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लो r दूरी पर। तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करो। क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। इसका चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19, इसका भी चार्ज 1.6 × 10⁻19। मास की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मास हो जाएगा, तो मास इसका 9.1, न्यूमेरिकल में हम लोग 9 ही ले लेते हैं, इंटू का 31, 9 × 10⁻31, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, कुछ दूरी पर रखें। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, Fe की बात करें, तो वो हमारा आएगा के Q1 मतलब 1.6 × 10⁻19 इंटू आएगा, फिर क्यों आता है तो 1.6 × 10⁻19 अपॉन का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको पता है के की, पुट कर दो। Fe जो आएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 2 पॉइंट, देखो 1.6 को 1.6 से करोगे तो 2.56 हो जाएगा, 2.56 × 10⁻31 अपॉन का r स्क्वायर। Fe इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो शायद आएगा 305, 9 × 6 = 54, तो 4 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 बचे 45 और 5 45, 5 50, 9 बचे, हाँ 45 और 9 दूनी 18, 5 23, 23 04 इंटू 10⁻38 में से 9 जाएगा तो बचेगा 20 का 9 अपॉन का r स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, Fg का मान, Fg की वैल्यू होती है Gm1m2 अपॉन का r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। Fg निकालें तो G की वैल्यू 6.6 × 10⁻³
11, n की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी 31 माइनस का, और इसकी भी 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 अपॉन का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एफ जी की वैल्यू निकाली जाए तो 6.6 इंटू का 9981 इंटू 31 हो जाएगा 62 से आपको 62 में आप 11 को ऐड करोगे तो शायद हो जाएगा 73, 10 की पावर माइनस का 73 अपॉन का आर स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर दो, रेशियो में ले आओ, दोनों को क्या कर दो, रेशियो में ले आओ। एफ ई ऊपर है तो एफ ई को ऊपर कर लो, एफ ई अपॉन का एफ जी। एफ ई की वैल्यू कितनी 2304 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 73। 31 दूना 62 और 62 11 कितना हो जाएगा 73। ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास ऊपर कितना, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं 2304 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 अपॉन का 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 73 को ऊपर भेज दो। 2304 इंटू 10 इंटू 81 भी तो था, सॉरी यहाँ पर 81 भी तो था, यहाँ पर 81 भी लिख लो, यहाँ पर 81 2304 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 अपॉन का 81 इंटू का 6.6, और ये माइनस का जो 73 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 73 से 29 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 42, 73 माइनस का 29, 13 में से 9 गया 4 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा 44। हाँ, आपका आ जाएगा 23.04 अपॉन का 6.6 इंटू 81 इंटू 10 की पावर 44। ये आपका आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो। आप आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। अगर यही क्वेश्चन में कह रहा होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच तो हम लोग अलग निकाल लेते। यहाँ पर 44 है, वहां पर सॉल्व करते तो शायद 39 या 38 के लगभग आता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है। प्रोटॉन का मास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, आप किसी भी इस फॉर्मूले के तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। मान लो आपसे कह दिए कि स्क्वायर है आपके पास, सबका मैग्नीट्यूड क्यों क्यों क्यों, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों क्या है सेम, इनकी साइड क्या है ए ए ए ए, ठीक। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो। क्वेश्चन में किसी एक पर नेट चार्ज पूछ ले, किसी एक पर नेट चार्ज पूछ ले, मान लो हम पूछ ले कहते हैं फाइंड एफ नेट ऑन डी, एफ नेट ऑन डी। तो देखो इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लगेगा, जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा एफ डी सी। ये जो होगा ये इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा, जिसका नाम होगा एफ ए डी। ये देखो इन दोनों के बीच में तो एक फोर्स लग रहा होगा, तो ये इसको इधर की तरफ ढकेल रहा होगा, जिसका नाम होगा एफ, क्या होगा डी 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 डी। ये ए है, ये ए है, ये एंगल 90 डिग्री, तो आपको पता है ये √2a होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा। ये आप देखो, ये आपका राइट एंगल टोटल 90 था, बीच में आ रहा था ये एंगल 45 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री होगा। क्लियर? तो देखो इसका अगर एक कंपोनेंट इधर लें एफ ए डी का, एफ ए डी का एक कंपोनेंट इधर तोड़ें तो वो हो जाएगा एफ ए डी कॉस 45, और इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ें तो क्या हो जाएगा एफ डी सी कॉस 45 हो जाएगा ना। तो नेट इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा एफ नेट। एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो आपकी बराबर होगी
सबसे पहला आपका होगा एफ बी डी प्लस एफ वेक्टर ए डी कॉस थीटा कॉस 45 प्लस फिर आपका होगा एफ ए डी था एफ डी सी कॉस 45 डिग्री। ये सारी चीजें हैं। अगर हम देखें तो एफ ए डी और बी डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले और सॉल्व कर लो। चलो हाँ, एफ ए डी की बात करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। एफ डी बी की बात करें, सी डी की बात करें, डी सी की बात करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर होगा। अगर हम एफ बी डी की बात करें तो के क्यू स्क्वायर आर की जगह पर √2a आएगा। √2a स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन का 2a स्क्वायर प्लस एफ ए डी की वैल्यू रखोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर इंटू 1/√2 cos 45 की वैल्यू। इसकी भी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस इंटू का 1/√2। ये दोनों सेम। पहले तो देखो कॉमन क्या हो रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 1/2 1/√2 1/√2। तो दिक्कत, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर ये 1/2 प्लस ये 2/√2 हो जाएगा। भाई ये डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 गया, आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर 1/2 प्लस का √2। ये जनरल इक्वेशन हो गई। आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज शेयर।